दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है पृथ्वी को फिर से पहले की तरह बहाल करना, रिस्टोर आवर अर्थ। जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति में तेजी लाने का आश्वासन दिया। रेमडेसिविर पर सीमा शुल्क घटाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन की कार्य योजना पेश की। मार्च 2022 तक 65,000 नल कलेक्शन लगाने की योजना। खरीफ 2021 के लिए मौसम इंटरफेस बैठक। पोषण सुरक्षा का खाद्य सुरक्षा के साथ किया जाएगा समाधान। वर्चुअल क्लासरूम और एग्री दीक्षा वेब एजुकेशन चैनल का लोकार्पण। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में 22-23 अप्रैल को वर्चुअली भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में 22 और 23 अप्रैल को वर्चुअली भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक नेताओं के सत्र 1 में अपनी बात रखेंगे, जिसका विषय है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। शिखर सम्मेलन में लगभग 40 अन्य वैश्विक नेता भाग ले रहे हैं। वो उन देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो मेजर इकोनॉमीज फोरम के सदस्य हैं और जो अन्य बातों के अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्रियाओं को बढ़ाने, जलवायु शमन और अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी नवाचारों के लिए धनराशि जुटाएंगे। नेता इस बात पर भी विचार विमर्श करेंगे कि राष्ट्रीय परिस्थितियों और स्थायी विकास प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए दुनिया समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ जलवायु कार्य को कैसे कर सकती है। शिखर सम्मेलन जलवायु से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित वैश्विक बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो नवंबर 2021 में COP 26 तक चलने वाले जलवायु मुद्दों पर केंद्रित है। सभी सत्रों का सीधा प्रसारण होगा और मीडिया और जनता के लिए खुले रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति में तेजी लाने का आश्वासन दिया और साथ ही उद्योगपतियों के साथ वर्चुअली हुई बातचीत में लॉकडाउन के दौरान नीतियों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बातचीत में 150 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारमण ने महामारी के दूसरी बार उभरने से निपटने के लिए सूक्ष्म नियंत्रण रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वीकार किया कि CII के साथ विचार विमर्श ने इस रणनीति को आकार देने में मदद की है। वित्त मंत्री ने इसके औचित्य के बारे में बताते हुए कहा कि पिछली बार की तुलना में अब हमारे पास महामारी से निपटने के लिए टीके और दवाएं जैसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। कोविड-19 के एक महत्वपूर्ण उपचार उपकरण चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों को निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जो उपाय कर रही है उसमें मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करना, ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों का 24 घंटे काम करना और नाइट्रोजन और आर्गन के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनरों का ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रति माह 36 लाख छोटी बोतलों से लेकर 78 लाख छोटी बोतलों तक रेमडेसिविर की क्षमता बढ़ाने में सरकार की पहल का विवरण भी दिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन की कार्य योजना पेश की, जिसके तहत 2023 तक हर घर जल पहुंचाने की योजना है। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संतृप्ति योजना के विवरण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश की गई। प्रस्तुति के दौरान अरुणाचल ने 2023 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अरुणाचल में 2.17 लाख ग्रामीण परिवार हैं। ऑप्शन: अरुणाचल में 2,17,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 1,01,000 यानी 47% के पास नल के पानी की आपूर्ति है। 2020-21 में पहाड़ी राज्य में लगभग 65,000 नए नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। 2021-22 में राज्य की योजना 3 जिले, 18 प्रखंड और 1,825 गांव को हर घर जल संपन्न बनाने की है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में हर ग्रामीण घरों में 100% नल के पानी का कनेक्शन होगा। राज्य की योजना 2021-22 में 65,000 नल के कनेक्शन देने की है। राष्ट्रीय समिति ने राज्य को ठोस प्रयास करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों, आकांक्षी जिलों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने की अपील की। जेजेएम केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 345 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष जारी किया गया था। 2021-22 में राज्य को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय निधि के रूप में 600 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। पिछले साल राज्य को बेहतर प्रदर्शन करने के कारण प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था। मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य को जल आपूर्ति कार्यों के लिए संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से धन के अभिसरण के अवसरों का पता लगाने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें हर घर जल पहुँचाने की योजना की प्रतिबद्धता दोहराई गई। छत्तीसगढ़ द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रस्तुति के दौरान राज्य ने योजना के अनुसार हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जल जीवन मिशन के तहत वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देने का काम पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है। इसके बाद समय समय पर होने वाली तिमाही प्रगति और खर्च के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव को हर घर जल वाला बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 45,05,000 ग्रामीण परिवार है, जिनमें से केवल 5,07,000 के पास ही नल से पानी की आपूर्ति होती है। वर्ष 2021-22 में लगभग 22 लाख नल से जल के कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। राज्य में इस वर्ष 2 जिलों को परिपूर्ण करने की भी योजना है। छत्तीसगढ़ को जेजेएम के तहत वर्ष 2021-22 में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष मिलने की संभावना है। समिति ने राज्य को सलाह दी कि वो धन के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य की हिस्सेदारी और व्यय योजना के मिलान का प्रावधान करे। प्रस्तुति के दौरान समिति ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की अधिकता वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी परामर्श दिया।
कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान प्रत्येक और सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पानी की उपलब्धता वायरस से निपटने में मददगार साबित होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए और देश के विशाल कोयला भंडार को देखते हुए कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा। देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की बचत होगी। इससे यूरिया के आयात को कम करके प्रति वर्ष 12.7 LMT की दर से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। इस परियोजना से मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बुनियादी ढांचे जैसे सड़क व रेल आदि के विकास में सहायता मिलेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने मंगलवार को खरीफ 2021 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संयुक्त बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरीफ 2021 के लिए ICAR के साथ संयुक्त बैठक की। विचार विमर्श में खरीफ और रबी मौसम से पहले सालाना 2 बार आयोजित होने वाले पूर्व मौसमी इंटरफेस के लिए शोध के मुद्दों पर समूह की सिफारिशों को प्रतिपादित किया। गौरतलब है कि बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और आने वाले खरीफ मौसम में संयुक्त रणनीति विकसित करने के लिए जिन मुद्दों पर राज्यों द्वारा कार्रवाई को न्याय संगत ठहराया जाता है, उन्हें कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हरी झंडी दिखाई जाती है और उनके कार्यान्वयन में किसी भी अंतर से बचने के लिए संबंधित सत्रों में राज्यों के साथ बारीकी से चर्चा की जाती है। विचार विमर्श की अगुवाई और मार्गदर्शन सचिव कृषि सहकारिता और किसान कल्याण और सचिव DARE महानिदेशक ICAR द्वारा किया गया। महानिदेशक ICAR ने दोनों विभागों के प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए इंटरफेस के आयोजन में DAC और FW और ICAR के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और कृषि विज्ञान केंद्र सहित हमारे अनुसंधान और विस्तार प्रणाली को चालू वर्ष के दौरान सम्मेलनों में उपलब्धियों का प्रदर्शन करना चाहिए। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने जैव आरक्षित किस्मों की खेती के साथ फसलों की उपयुक्त कीट और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके खेती की लागत को कम करने पर जोर दिया। जिन विषयों पर बल दिया गया उनमें प्रमुख है खरीफ फसलों विशेषकर दालों और तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि, कीटनाशकों के प्रयोग में कृषि में ड्रोन का उपयोग, मशीनीकरण तकनीकों का पर्याप्त उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कृषि और बागवानी फसलों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए आक्रामक कीटों का प्रबंधन आदि। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से दालों सहित खाद्यान्नों को बायोफोर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। अब कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा मिशन के लिए नाम बदलने का फैसला किया है। संयुक्त बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उठाए गए आवश्यक कदमों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र में लगातार प्रभावी अनुसंधान विस्तार में इंटरफेस का अत्यधिक महत्व है।
उन्होंने कहा कि जानकारी को बेहतर तरीके से देने, बीजों की नई किस्मों, पूर्व में तय की गई बीज रोलिंग योजना, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन और आधुनिक मशीनरी के बेहतर उत्पादन के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने एक्शन प्लान को और अधिक रणनीतिक बनाने के लिए वर्तमान मुद्दों का समाधान राज्यों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि खरीफ फसल 2021 पर एक राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन DACFW द्वारा 30 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जा रहा है, ताकि खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और हाल में IMD द्वारा पूर्वानुमानित अनुकूल मानसून का पूरा लाभ लेने के लिए सभी राज्यों के अपर सचिवों, कृषि और बागवानी के प्रधान सचिवों के साथ बुआई के खरीफ मौसम की योजना पर चर्चा की जा सके। रबी विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर गेहूं की खरीद राज्यों में शुरू हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसलों की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए पंजाब के किसानों के खाते में पहले ही स्थानांतरित हो गए। मौजूदा रबी विपणन सत्र 2021-22 में भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों की MSP पर खरीद करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार की योजना MSP पर मौजूदा RMS में केंद्रीय पुल के लिए 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। 18 अप्रैल 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5,23,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 121,07,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 18 अप्रैल 2021 तक कुल 121,07,000 मीट्रिक टन की खरीद में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा 44,08,000 मीट्रिक टन, पंजाब 41,08,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 28,05,000 मीट्रिक टन का है। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत हरियाणा और पंजाब से MSP के अप्रत्यक्ष भुगतान के तरीके को बदलकर भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सभी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन लाभ हस्तांतरित किया है। इससे पंजाब व हरियाणा के किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के उनकी फसलों की बिक्री के लिए एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के तहत पहली बार सीधा फायदा प्राप्त होने की खुशी मिल रही है। 18 अप्रैल 2021 तक पंजाब में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए और हरियाणा में 1,417 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल क्लासरूम और वेब दीक्षा चैनल का लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में वर्चुअल क्लासरूम एवं एग्री दीक्षा वेब एजुकेशन चैनल का लोकार्पण किया गया। इसी दौरान अन्वेषण केंद्र और ड्रोन रिमोट सेंसिंग पर मैनुअल का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पूरी टीम और कृषि शिक्षा से जुड़े शिक्षाविदों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और उन्नत कृषि शिक्षा ही कृषि को रोजगार सृजन का माध्यम बना सकता है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटली और वर्चुअली एक बार में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में आज के ये दोनों कार्यक्रम कृषि शिक्षा से जुड़े छात्रों और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाकर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का लगातार चलन में आना इस बात का साफ संकेत देता है कि भविष्य में ये जरूरी तथा नियमित हो जाएगा। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में कृषि शिक्षा व गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान से जुड़े क्षेत्र के लिए ये एक क्रांतिकारी पहल है। श्री संजय कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की गतिविधियों तथा नई शिक्षा नीति के प्रति सजगता से संबंधित जानकारियों को साझा किया। डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल, उप महानिदेशक शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि ये सुविधाएं कृषि मेक प्लेटफॉर्म में ही अंतर्निहित रहेंगी। उप महानिदेशक ने कहा कि छात्रों के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण व कारगर साबित होगी। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने कहा कि कृषि संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए पूसा संस्थान में एक ही छत के नीचे एकत्र कर अन्वेषण केंद्र के नाम से एक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। और विश्व पृथ्वी दिवस पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मानव गतिविधियों ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। धड़ाधड़ कटते जंगल, कम होती पेड़ों की संख्या और ग्रीन हाउस गैसों के अंधाधुंध उत्सर्जन ने हमारी पृथ्वी को एक तरह से बर्बाद कर दिया है। पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से पर्यावरणविद लगातार गंभीर चेतावनी देते आ रहे हैं। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन की समस्या हर गुजरते साल के साथ और भयावह होती जा रही है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोरोना की वजह से शिथिल पड़ी आर्थिक गतिविधियों के बावजूद 2016 की तरह ही 2020 भी अब तक का सबसे गर्म साल रहा। हालांकि भारत के कई शहरों में लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण का ग्राफ काफी गिर गया था। जलवायु के दुष्परिणाम अब हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ साफ कह दिया है कि समस्या से निपटने का समय तेजी से निकलता जा रहा है और हम सब कगार पर खड़े हैं। इसीलिए 2021 को एक्शन का साल बनाना होगा। पर्यावरण संरक्षण में कृषि का भी योगदान है। यही वजह है कि इस साल के कार्यक्रमों में पुनरुत्थान कृषि का विषय भी रखा गया। दूसरे मुद्दों में जलवायु और पर्यावरण साक्षरता, जलवायु तकनीकों की बहाली, वनीकरण के प्रयासों में तेजी, समानता और पर्यावरण न्याय, नागरिक विज्ञान और साफ सफाई को जगह मिली है। पृथ्वी के पुनरुत्थान में किसान अपनी भूमिका निभा सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों की जगह उन्हें प्राकृतिक तरीके अपनाने होंगे, जैसे रासायनिक उर्वरक की जगह कंपोस्ट खाद और रासायनिक कीटनाशियों के स्थान पर प्राकृतिक कीटनाशी। इसी तरह जल संरक्षण में भी किसानों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि 80% के करीब भूमिगत जल कृषि कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा किसानों को सिंचाई के सूक्ष्म तरीकों की ओर जाना होगा। कुल मिलाकर जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में बेहतर भूमिका निभा सकती है। बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर असर पड़ता है। इसके लिए किसानों को फसल चक्र पर ध्यान देना होगा। इसी तरह कीटों और बीमारियों से बचने के लिए मिश्रित खेती बेहतर विकल्प है। दूसरी ओर भारत में चल रहे नमामि गंगे के माध्यम से गंगा ही नहीं पर्यावरण को बचाने में भी कामयाबी मिल सकती है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री गौड़ ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि रेमडेसिविर पर सीमा शुल्क घटाया गया है। आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।